स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में जहां पर मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के तमाम बारीकियों से रूबरू कराती हूं और आप बेहतर निवेश कर सकें इस मकसद से आपकी सहायता करती हूं। और आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है 81 बॉन्ड्स पर जारी नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि 81 बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से सेबी ने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन करके एक नए तरह के नियम जो हैं वो रिलीज किए हैं। और इस पूरी चर्चा में मेरा साथ देने वाले हैं अर्नव पंड्या, मनी एडू स्कूल के फाउंडर। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ पर बात हो रही है 81 बॉन्ड्स की, जिन्हें हम परपेचुअल बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और तमाम वित्त मंत्रालय की तरफ से भी जो सवाल उठाए गए थे, जो क्लैरिफिकेशंस मांगी गई थी, जो बदलाव करने की मांग की गई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए सेबी ने अब एक नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। संशोधन पहले की आई हुई गाइडलाइंस में जारी किया है। इसके तहत उन्होंने कुछ चीजें तो बदली है, लेकिन कुछ चीजें जस की तस रखी है। जो पहले बदलाव हुआ है मैच्योरिटी को लेके, वो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को पहले समझाएं। लेकिन उससे पहले वो तमाम दर्शक जो कि 81 बॉन्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें समझाइश दे दें, क्योंकि अमूमन लोग निवेश तो कर देते हैं, लेकिन उनका निवेश कहाँ निवेश करता है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए हम जानते हैं कि निवेशक जो है घाटे में आ जाते हैं। बताइए हमें कि 81 बॉन्ड्स डेट फंड्स के तहत अगर हम देखें तो कितना मायने रखते हैं और किस तरह का निवेश है ये? 81 बॉन्ड्स जो है उसे हम परपेचुअल बॉन्ड्स भी कहते हैं। यानी कि परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक नॉर्मल बॉन्ड या डिबेंचर खरीदा, तो जब आप निवेश करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये बॉन्ड या डिबेंचर 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी हो उस समय का होता है। कोई भी परपेचुअल बॉन्ड की कोई एंड डेट नहीं होती। यानी कि ये इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर चला जा सकता है इन थियरी, तो इसे परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। अब परपेचुअल बॉन्ड कंपनीज भी इश्यू करती है और बैंक्स भी इश्यू करते हैं। अब जो बॉन्ड्स बैंक्स इश्यू करते हैं वो उनके टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के तहत गिना जाता है। बैंक्स को एक स्पेसिफिक कैपिटल रखना पड़ता है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में गिना जाता है। तो जो बैंक्स इश्यू करते हैं इस प्रकार के परपेचुअल बॉन्ड्स, उसे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में 81 बॉन्ड्स कहते हैं। यानी कि ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई एंड लाइफ नहीं होती और ये फॉरएवर चले जा सकते हैं। ये नॉर्मल बॉन्ड निर्धारित नहीं होता, ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ, यानी कि बैंक्स तो इसको, यानी बैंक्स कंपनी जो भी इश्यू करता है वो इसे परमानेंटली कंटिन्यू कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पीरियड के बाद, नॉर्मल बॉन्ड्स में स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके पैसे लौटा दिए जाते हैं। यानी कि जो फेस वैल्यू होता है वो आपको वापस मिल जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट बंद हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो परपेचुअल बॉन्ड्स है उसमें एक एडिशनल कंडीशन रहती है जिसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन वो होता है कि जो भी इश्यूअर है, बैंक्स है, कंपनीज है, उनको बॉन्ड के इश्यू के गाइडलाइंस के तहत एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के बाद एक चॉइस रहता है कि क्या उन्हें उस टाइम पे ये बॉन्ड्स को रिडीम करने हैं या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल मानिए कि कोई बैंक ने एक 81 बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, तो उस कंडीशन में होगा कि 10 साल के बाद ये एक कॉल ऑप्शन आएगा, दूसरा कॉल ऑप्शन शायद 15 साल के बाद आएगा, तीसरा कॉल ऑप्शन 20 साल। वो डिसाइडेड होती है, बेसिकली वो बाद में डिसाइड की जाती है। हाँ, वो पहले से आपको पता है कि इतने साल के बाद एक कॉल ऑप्शन आएगा। यानी कि आपको पता है कि इतने साल के बाद बैंक या कंपनी शायद ये बॉन्ड उस समय रिडीम करेगी अगर उसको नीड है तो। अगर मान लीजिए कि बैंक्स ने ये बॉन्ड्स इश्यू किए हैं इस प्रकार के लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, और 10 साल के बाद इंटरेस्ट रेट शायद इससे ज्यादा है, तो वो बैंक को ये बेनिफिशियल है कि ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड चले रखे, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा और ये बॉन्ड्स चलते जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉल ऑप्शन डेट पे देखना पड़ेगा आपको कि क्या बैंक इसे रिडीम करती है या नहीं। तो इस प्रकार के टाइम पे ये शायद रिडीम हो सकते हैं।
तो ओके, ये तो बात अब होगी। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अड़चन क्या आ रही थी और किस तरह के नियमों में बदलाव की मांग की गई थी? देखिए, ये बॉन्ड्स है। अब हम्म। जैसे सब जानते हैं, बॉन्ड्स का रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि राइट। बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेट गिने जाते हैं, तो उसमें रिस्क कम होना चाहिए। अब तकलीफ और कहाँ इस आई तरह है? की बॉन्ड्स का एक्सपोजर मेरे मध्यम से लेके लंबी अवधि के डेट फंड्स में ज्यादा होता है। जी जरूर, ये ज्यादा होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। तो राइट। नॉर्मली आप देखिए, जो बॉन्ड्स ये बैंक्स ने इश्यू किए हैं वो आपके बैंकिंग और पीएसयू बॉन्ड फंड में दिखेंगे, आपके ओके। लॉन्ग टर्म डेट फंड में दिखेंगे, मीडियम टर्म डेट फंड में दिखेंगे, फिर डायनामिक बॉन्ड फंड्स में दिखेंगे, और फिर क्रेडिट रिस्क फंड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो म्यूचुअल फंड के होते हैं वो इस हाँ। प्रकार के बॉन्ड्स लॉन्गर टेन्योर डेट फंड्स में शामिल करते हैं, और काफी बड़ी मात्रा में करते हैं, क्योंकि आज की तारीख अच्छा। में हाँ। टोटल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर इन बॉन्ड्स में 35,000 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो हाँ, यानी कि आपको ये बॉन्ड्स कई सारे पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। ये आप अब केवल तकलीफ, इंडियन बॉन्ड्स के एक्सपोजर की फिगर बता रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ आपको 81 बॉन्ड्स की म्यूचुअल फंड की एक्सपोजर फिगर्स आपको बता रहे हूँ। आज की तारीख में टोटल 81 बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग जो सभी बैंक्स ने इश्यू किए हैं, उसकी हाँ। फिगर अराउंड 90,000 करोड़ है। उसमें अच्छा। से 35,000 करोड़ यानी कि 40% के नजदीक का फिगर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। यानी कि ओके, म्यूचुअल फंड्स एक बड़ा हिस्सा टोटल 81 बॉन्ड्स का आज की तारीख में होल्ड करते हैं। तो अब मुझे ये तकलीफ, बताइए कि ये दिक्कत कहाँ पर आई, क्यों इस तरह की गाइडलाइन रिवीजन की जरूरत पड़ी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसे क्या निर्देश दिए कि सेबी को अपनी जारी की हुई गाइडलाइंस में संशोधन करना पड़ा? अब तकलीफ कहाँ आई है? तकलीफ येस बैंक के केस में। जब येस बैंक में सब प्रॉब्लम्स आए, तब आरबीआई ने येस बैंक के लिए एक रेस्क्यू प्लान किया, जिसके हाँ। तहत कई बैंकों ने अपनी पूंजी डाल के येस बैंक के कैपिटल को बढ़ाया और फिर उसे उसमें स्टेक ले लिया। सही जब बात। वो स्कीम आई, उस स्कीम के तहत आरबीआई ने ऐसा कहा कि जो पुराने 81 बॉन्ड जो येस बैंक ने इश्यू किए थे उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा। अब ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि इक्विटी की वैल्यू जीरो हो जाती है हम्म। इफ द एंटिटी गोज आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि एंटिटी ने काम बिल्कुल। करना बंद कर दिया तो हाँ। इक्विटी नाश आता है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसमें क्या हुआ कि येस बैंक तो आज की तारीख में इन एग्जिस्टेंस है, उसकी हाँ। इक्विटी शेयर्स का भी वैल्यू है क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है, लेकिन हाँ। 81 जो है उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो उसमें जिन जिन म्यूचुअल फंडों ने इन बॉन्ड्स को होल्ड किया था उसके हम्म। निवेशकों को एक नुकसान हुआ। इसके अलावा कई लोगों को, खास करके सीनियर सिटीजन्स को, इस हाँ। प्रकार के 81 बॉन्ड्स डायरेक्टली बेचे गए, यानी कि ओके। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और वो है उन्होंने बेचे थे। तो कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी इसमें नुकसान हुआ। अब ओके। इसके चलते सेबी ने डिसाइड किया कि हम गाइडलाइंस लाएंगे जिसमें हम दो हाँ। चीज करेंगे। हाँ। एक है कि म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर इस प्रकार के बॉन्ड्स पर एक लिमिट लगेगी, और ओके। दूसरी बात यह है कि सेबी ने यह भी निर्णय लिया कि हम इस प्रकार के बॉन्ड्स की वैल्यूएशन की क्लियर गाइडलाइंस दें। तो पहले जी। हम देखते हैं कि ये लिमिट क्या है। अब हाँ। लिमिट ये की गई है कि आज की तारीख के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम इस प्रकार के बॉन्ड्स में 10% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का होल्डिंग नहीं रख सकते। तो पहले क्या लिमिट थी और वो क्या बदलाव, अभी क्या कैपिंग की है, वो भी जरा बता दीजिए। पहले कोई लिमिट नहीं थी। अच्छा। तो कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड इस प्रकार के बॉन्ड्स में कितना भी रख सकते हैं, कितना भी उसमें निवेश कर कोई सकते अपर थे। लिमिट नहीं थी। तो ओके। ये कई सारे म्यूचुअल फंड्स में 10% या 10% से भी ज्यादा है। तो हम्म। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी स्कीम में म्यूचुअल फंड 10% से ज्यादा इस प्रकार के बॉन्ड्स इन टोटल नहीं रख सकता। अब अच्छा। मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड में ये फिगर ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुका है, आ चुकी तो है। हाँ। उसे ग्रैंडफादर कर दिया गया, यानी कि अच्छा। अगर आपकी लिमिट ऑलरेडी 10% से ज्यादा है तो हाँ। आप एडिशनल निवेश नहीं कर सकते
जब तक कि ये लिमिट 10% से नीचे नहीं आ जाती, उसे ग्रैंडफादरिंग इस सिचुएशन में कहते हैं। दूसरी बात सेबी ने ये भी कही है कि कोई भी सिंगल इश्यूअर का एक्सपोजर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि टोटल एक्सपोजर 10%, उसमें से कोई भी सिंगल इश्यूअर का एक्सपोजर 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। सिंगल इश्यूअर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यानी कि एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल बैंक, मान लीजिए कि एसबीआई के परपेचुअल बॉन्ड्स है, तो कोई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि अपने 10% लिमिट में 8% एसबीआई के बॉन्ड्स रखे, 2% बैंक ऑफ बड़ौदा के रखे या कोई और, केवल 5 हो। हाँ, सब लिमिट, यानी कि एक ओवरऑल लिमिट है, उसके तहत एक सब लिमिट भी है कि हर इंडिविजुअल बैंक या एंटिटी का एक्सपोजर 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात भी एक है कि ओवरऑल इश्यू, यानी कि कोई बैंक ने टोटल अमाउंट इश्यू किया है, उसका भी 10% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद सकते। तो ये लिमिट एक म्यूचुअल फंड्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए लागू नहीं पड़ती, पर ये दो जो है 10% ओवरऑल कैपिंग, 5% सब लिमिट, वो इंडिविजुअल्स के लिए। अब ये जो बदलाव आया था वो पहले सर्कुलर में भी था, नए सर्कुलर में भी जारी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसको चेंज नहीं किया गया। लेकिन मैच्योरिटी को लेके एक रिलीफ जो हम कह सकते हैं वो दिया गया है फंड मैनेजर्स को, और निवेशकों को भी घाटा ना हो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो मैच्योरिटी का बदलाव बताइए। हाँ, तो ये जो दूसरा पार्ट था कि जो वैल्यूएशन ऑफ इस प्रकार के बॉन्ड, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड को ये बॉन्ड वैल्यू करने पड़ते हैं, तो अब नॉर्मल ट्रेडिंग में जो मार्केट प्राइस है वो वैल्यू होता है, लेकिन कई सिचुएशन में आपको एक एडिशनल वैल्यू इसमें लगाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि जब म्यूचुअल फंड इस प्रकार के बॉन्ड्स को वैल्यू करते थे, तो जो आने वाला कॉल डेट है, उस पीरियड को लेके ये म्यूचुअल फंड्स इसे वैल्यू करते। अच्छा। अब पहले सर्कुलर में सेबी ने ये कहा कि हर एक म्यूचुअल फंड को इस बॉन्ड की लाइफ को 100 इयर्स मान के वैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा। अब नॉर्मली क्या होता है कि कॉल डेट, जैसे मैंने पहले कहा कि 10, 15, 20 साल के बाद आती है, या इवन लोअर 5 साल में भी आ सकती है। तो जो म्यूचुअल फंड्स वैल्यू कर रहे थे वो एक लोअर टाइम पीरियड के मैच्योरिटी के हिसाब से वैल्यू कर रहे हैं। मतलब 5-6 साल या 2-3 साल, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बॉन्ड 6 साल पहले इश्यू हुआ है और ये 10 साल चलने वाला है, तो आज उसकी फर्स्ट कॉल डेट की तारीख 4 साल दूर है, तो वो म्यूचुअल फंड उसे 4 साल के हिसाब से वैल्यू करेगा। मान लीजिए कि कोई बॉन्ड सिर्फ पिछले महीने आया है और 15 साल की कॉल डेट है, तो उसे 15 साल के हिसाब से वैल्यू करना पड़ेगा। तो हर एक इश्यू की कॉल डेट अलग होती है और उसका टाइम पीरियड जो इलैप्स हुआ है वो भी अलग होता है, तो उस हिसाब से वैल्यू। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि उसमें समय कम था। अब जब आप 100 इयर्स में वैल्यू करोगे तो ये समय बहुत लंबा हो जाता है। और बॉन्ड के वैल्यूएशन में एक सिंपल इक्वेशन है कि जितना लंबा समय बॉन्ड की लाइफ को है, उतनी उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती है। यानी कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में 0.05% का चेंज हुआ, तो जो छोटी अवधि का बॉन्ड है उसके प्राइस में चेंज कम होगा एज कंपेयर टू अ लॉन्गर टेन्योर बॉन्ड। तो ये 100 साल पे वैल्यू करने से म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी एक तो बहुत बढ़ जाती। तो दूसरी बात ये है कि इस प्रकार के वैल्यूएशन में कई केसेस में प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन 100 साल में जब आप करते हो तो थोड़ा कम आएगा कई केसों में, तो उसमें भी नेट एसेट वैल्यू में आपको एक रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ये वॉलेटिलिटी और लोअर नेट एसेट वैल्यू से म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टरों में काफी एक तो डायरेक्ट नुकसान होता। दूसरी बात यह कि जब ये न्यूज आया तब ऑटोमेटिकली ये पूरे इस प्रकार के बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ गए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा दिखने लगा कि शायद इन्वेस्टर्स इस प्रकार के बॉन्ड्स को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लिमिट लग गई। तो उस प्रकार के राइज से भी इन बॉन्ड्स की प्राइसेस में कमी आई, जिससे थोड़ा नेट एसेट वैल्यू पे नेगेटिव असर आया। तो ये एक बड़ी तकलीफ थी। उसके सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी को ये कहा कि देखिए, इस प्रकार के 100 ईयर के वैल्यूएशन में तकलीफ होगी,
इन्वेस्टर्स को तकलीफ होगी और बॉन्ड इश्यूअर्स यानी कि बैंक्स को भी तकलीफ होगी, क्योंकि बैंक्स को इस प्रकार के इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो उनके इश्यूज पिकअप कर ले। क्योंकि जैसे आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स नियरली 40% इश्यूज वही ले लेते हैं, तो वो बैंक्स को पैसा रेस करने में भी तकलीफ आएगी। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी को कहा कि आप अपने गाइडलाइंस को चेंज कर लीजिए। तो उसके बाद सेबी ने एक नई गाइडलाइन लाई है जिसमें उन्होंने एक फेज्ड पीरियड दिया है, 2 साल का पीरियड दिया है, जहां पर म्यूचुअल फंड्स को धीरे धीरे करके इस प्रकार के वैल्यूएशन को की सीमा बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2022 यानी कि एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप ये बॉन्ड्स को इस प्रकार से वैल्यू कीजिए जैसे इनकी मैच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स है। फिर उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 टू 30 सितंबर 2022 आप इन्हें इस प्रकार से वैल्यू कीजिए जैसे इनकी मैच्योरिटी 20 इयर्स है। और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक आप इसे वैल्यू कीजिए जैसे इनकी मैच्योरिटी 30 इयर्स है। और उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद आप इसे 100 इयर्स की हिसाब से आप वैल्यू कीजिए। अब इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड्स को 2 साल का समय मिल गया है कि वो अपने पूरे पोर्टफोलियो में बदलाव करें। इस प्रकार के बॉन्ड्स को अगर उनको एक्सपोजर कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि क्योंकि गाइडलाइंस इमीडिएटली आ रही है तो एक इमीडिएट इंपैक्ट डेट फंड्स के नेट एसेट वैल्यू पे गिरेगा। तो ये एक रिलीफ है इन्वेस्टर्स के लिए कि वॉलेटिलिटी इमीडिएटली बढ़ने वाली नहीं है, कोई इमीडिएट कमी भी नहीं आने वाली है नेट एसेट वैल्यू में। और अगले महीनों में, अगले साल में इन्वेस्टर्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स दोनों के पास समय है कि आप धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बदलिए और ये नई गाइडलाइंस के तहत आप एलिजिबल हो जाए। ओके, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिनके पास ऑलरेडी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के डेट फंड्स है उन पर अभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर अगर मुझे कोई चुनाव करना हो इस अवधि के डेट फंड का तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे निवेश के लिए, या चुनाव करने से पहले मुझे उस डेट फंड के पोर्टफोलियो में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, एक चीज तो ये है कि क्योंकि ओवरऑल एक लिमिट डाली गई है तो इस प्रकार के बॉन्ड्स की एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कम हो जाएगी, तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे रिस्क मैनेजमेंट होता है, यानी कि बड़ी एक्सपोजर ना होने से ऐसा खतरा भी कम होता है कि डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये एक रिस्क मिटिगेशन टूल है। तो ये एक अच्छी बात है डेट म्यूचुअल फंड निवेश के लिए। दूसरी बात यह है कि उनको पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए कि उनके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स है वो किस प्रकार का एक्सपोजर लेते हैं, कहाँ एक्सपोजर लेते हैं और कितना एक्सपोजर लेते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड ऐसा कहते हैं कि इक्विटी फंड से कम वॉलेटाइल और स्लाइटली सेफर होते हैं, लेकिन उनमें भी इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स के चलते लॉस होने के भी चांसेस है। आप कई बार देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है उनकी एनएवीज में थोड़ी गिरावट आती है, तो ये रिटर्न भी वॉलेटाइल रहता है। तो आप पोर्टफोलियो को जरूर देखिए, उसमें किस प्रकार का एक्सपोजर है वो देखिए और फिर आप चुनाव कीजिए कि किस प्रकार के फंड आपको लेने हैं। क्योंकि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इसके पोर्टफोलियो में बदलाव करते जाएंगे तब आपको इम्पैक्ट 2 जगह पे दिखेगा, एक वॉलेटिलिटी में भी दिखेगा थोड़ा और दूसरा रिटर्न्स में भी आप शायद देख सकते हैं। तो अब जैसे ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, और जो भी मेरे ख्याल से औपचारिक ऐलान भी हुआ है, अब ये बदलाव लागू होने के बाद उतार चढ़ाव मुझे मेरे फंड में देखने को मिलेगा तो मुझे उससे निकल जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, पर आपको धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा ट्रैक यही रखना होगा कि किस प्रकार के चेंजेस आपके फंड में आ रहे हैं और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस आपके लिए एज फार एज मॉनिटरिंग है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वन शॉट नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो ये देखना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने में बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर
काफी सारा ये सब चेंजेस जो करने हैं वो म्यूचुअल फंड्स कर देंगे, तो तब आपको एक एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि किस प्रकार का पोर्टफोलियो किस फंड में है। तो ऑलराइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली निकल जाना है किस फंड से, हाँ, क्योंकि हाँ, इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स है, आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए इसे शामिल किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो बिल्कुल, में, तो बिल्कुल। अगर पोर्टफोलियो में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है या एक्सपोजर में बदलाव है और वो आपके नीड्स के साथ मैच नहीं करता उसके बाद, चेंज के बाद, तब आपको शायद कोई फंड या फंड की कैटेगरी बदलनी पड़े। ये आपको देखना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन वो आप कैसे करेंगे उससे पहले आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि हम आपको सही गाइड कर सकें। तो ओवरऑल इमीडिएट एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई भी डेट फंड्स हैं तो उनके पोर्टफोलियो को देखिए और नज़र रखिए कि फंड मैनेजर्स किस तरह से पूरी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को, अपने पोर्टफोलियो को बदल रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अर्नब जी इस पेशकश में शामिल होके तमाम बारीकियों को समझाने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन कोई सवाल पूछना चाहते हैं डेट फंड से जुड़ा हुआ या 81 बॉन्ड से रिलेटेड, तो सवाल ज़रूर हमें भेजें और हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।